चलिए मित्रों, नव दृष्टि आईएएस में आपका स्वागत है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेते हैं और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास के साधन का। तो जब हम इतिहास निर्माण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो इतिहास निर्माण के लिए हमें कुछ साधन चाहिए होता है। जो प्राचीन भारत के इतिहास का निर्माण किया जाता है उसके साधनों को हम मुख्य रूप से अगर देखें तो साहित्यिक या लिटरेरी और दूसरा पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिकल में बांटने का काम करते हैं। साहित्यिक स्रोत वे हैं जो लिखित रूप से पुस्तकों के रूप में मिले, या अब यहाँ थोड़ा सा कंट्राडिक्शन की बात है कि लिखित में तो प्रारंभिक जो वैदिक साहित्य है मित्रों वो लिखित नहीं था, वो एक स्रोत परंपरा पर आगे बढ़ा। क्योंकि बेसिक समस्या यहाँ ये थी, जैसा कि हम जानते हैं ऋग्वैदिक काल जो शुरू होता है वो 1500 BC में शुरू होता है और उस समय हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, यानी लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था, लिपियों का आविष्कार नहीं हुआ था। और इस नाते जो हमारे पास एक विशाल वैदिक साहित्य है वो वैदिक साहित्य स्रोत परंपरा में, स्रोत मतलब सुन सुनकर जो याद किया जाए और एक दूसरे को दिया जाए, उस परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये लगभग 1000 साल तक ये साहित्य हमारे मनीषियों ने संरक्षित रखा। इतना अकूत साहित्यिक भंडार जो हमारा था, जो हमारे लगभग 1000 सालों के इतिहास का विवरण देता है, बहुत सारा ब्यौरा देता है, उनके इतिहास निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो अलिखित रहा। और इसी नाते इसको प्रोटो हिस्ट्री के पार्ट के रूप में भी हम देखते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत में लेखन कला का विकास हम सिंधु घाटी सभ्यता काल से या हड़प्पा सभ्यता काल से ही देखते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि अभी तक हम उस लिपि को डिसिफर नहीं कर पाए, यानी उस लिपि को हम डिकोड नहीं कर पाए। और इस नाते अभी तक हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने क्या कुछ लिखा था इसके बारे में हमारे पास संपूर्ण जो है ज्ञान नहीं है। हालांकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ कुछ शब्द हम लोग डिसिफर करने में कामयाब हुए हैं और लेट अस होप कि आगे निकट भविष्य में हम पूरी लिपि, उनकी जो स्क्रिप्ट है उसको डिसिफर करने में सफल होंगे सुपर कंप्यूटर की मदद से। तो यहाँ हम ये कहना चाह रहे थे कि जो हमारे इतिहास निर्माण के साक्ष्य हैं, मतलब जो स्रोत हैं, उनमें साधन हैं, उनमें अगर हम लोग देखें तो जो पहला खंड है उसको हम कहते हैं लिटरेरी या साहित्यिक। तो साहित्यिक स्रोतों में जो आते हैं उनमें है मूल रूप से धर्म ग्रंथ। हम सभी जानते हैं कि भारत एक धर्म प्रधान देश है और बड़ी संख्या में अगर देखा जाए तो साहित्य का निर्माण धर्म ग्रंथों के रूप में हुआ है। लेकिन चूंकि यहाँ धर्म, जैसा कि हम जानते हैं, धर्म एक बड़ी विशाल या उदात्त संकल्पना है। यहाँ अगर हम लोग धर्म के विस्तृत मीनिंग में जाना जाए तो स्पष्ट होगा कि धर्म लौकिक और पारलौकिक दोनों व्यवस्थाओं को धारण करता है। ध्री धातु से बना है धर्म। धर्म का मतलब होता है, ध्री धातु से निकला है, यानी यहाँ पर ध्री का मतलब होता है धारण करना, संस्कृत का ध्री धातु जिनसे शब्दों की उत्पत्ति होती है। तो ध्री धातु का जो हमें ये करते हैं, ध्री धातु संस्कृत में धातु जिनसे शब्दों की उत्पत्ति होती है, तो इसका मतलब होता है धारण करना। तो धर्म धारण करता है और धर्म धारण करता है लौकिक और पारलौकिक दोनों व्यवस्थाओं। लौकिक व्यवस्थाओं में क्या आती हैं? हमारे जो विविध प्रकार के सामाजिक संबंध हैं जिससे दुनियावी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, उन दुनियावी व्यवस्थाओं को हम जो है उसको हम लौकिक जीवन भी कहते हैं। और जो व्यवस्थाएं ईश्वर और हमारे संबंधों की बात करती हैं, हमारे रिश्ते क्या हैं, हम अपने उनके संबंध कैसे डिफाइन करते हैं या किस रूप में रूपायित करते हैं, ये पारलौकिक व्यवस्था है। यानी जिनमें हम मूल रूप से आध्यात्मिक विषयों के बारे में चिंतन मनन करते हैं, या जो हमारा वो दृष्टिकोण है वो पारलौकिक हुआ। तो लोक धर्म में जैसे हम लोग सुनते हैं सब राजधर्म, राजा का अपने प्रजा के प्रति धर्म राजधर्म कहा जाता है। पितृधर्म, पितृधर्म का मतलब हुआ पिता का अपने पुत्र के साथ जो व्यवहारिक मान्यताएं हैं उनको हम पितृधर्म कहते हैं। पुत्र धर्म, एक पुत्र का अपने पिता के प्रति जो कर्तव्य होता है। पति धर्म, पति का पत्नी के प्रति। पत्नी धर्म मतलब आप समझ सकते हैं मित्र धर्म इत्यादि तमाम जो संबंध हैं वो यहाँ पर लौकिक धर्म के रूप में देखे जाते हैं। और दूसरा जो है पारलौकिक,
जो ईश्वर और हमारे बीच के संबंधों को, हमारा जो पराजीवन है उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, इन सबको करता है। तो इसी नाते जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उसमें न केवल ईश्वरीय विषयों का वर्णन है, बल्कि तमाम रेफरेंस इस तरीके के लोक जीवन के आ जाते हैं। और इस नाते हमारे धर्म ग्रंथ न केवल हमारे धार्मिक इतिहास लिखने में मददगार हैं, बल्कि हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार के इतिहास के निर्माण में एक मुख्य भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। तो धर्म ग्रंथों में अगर हम लोग देखें तो 3 जो बड़े धर्म प्राचीन भारत में हमारे रहे, वो धर्म रहे ब्राह्मण धर्म, जिनको हम सनातनी परंपरा में पाते हैं, ब्राह्मण धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म और तीसरा जैन धर्म। इन तीनों ने बड़ी अकूत मात्रा में साहित्य सृजन किया है। अगर आप देखें तो जहां ब्राह्मण धर्म ने बड़ी मात्रा में धर्म ग्रंथों का रचना किया, वहीं आप देखेंगे बौद्ध साहित्य भी बहुत बड़ा विपुल भंडार हमारे पास है। और जैन साहित्य का तो बहुत बड़ा हिस्सा भी ऐसा है कि जो अभी लाइब्रेरी उसमें जो धार्मिक संस्थाएं हैं यानी मंदिर है वहां पर पड़े हुए हैं, अभी उनके पेज तक नहीं उल्टे गए, बहुत कुछ अंतर साक्ष्य में छिपे हुए हैं। तो इन तीनों का सम्यक अनुशीलन करना आवश्यक होता है भारत के इतिहास के, प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में। दूसरा आता है धर्म ग्रंथ के बाद ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ। ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों में जो धर्मेतर धर्म ग्रंथ भी कहे जा सकते हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कामंडक के नीतिशास्त्र, ये तमाम जो गार्गी संहिता, मालविका निमित्तम, मुद्रा राजशास्त्र, चरित कामंडकीय नीतिशास्त्र, राजतरंगिणी, लिस्ट लंबी है जो आपको मैं प्रोवाइड भी करूंगा। तो इन तमाम जो ग्रंथों को हम पाते हैं कि ये ऐतिहासिक एवं समसामयिक है, यानी ये धर्म विषय इनका मुख्य विषय नहीं है। इन्होंने धर्मेतर विषयों को ज्यादा शामिल किया है, जैसे अर्थशास्त्र, स्ट्रीट क्राफ्ट से संबंधित है। तो इस तरीके से दूसरे ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ हुए। तीसरे लिटरेरी सोर्स जो हुए विदेशियों के विवरण। विदेशियों के विवरण में हम लोग देखें सिकंदर का आक्रमण जो 326-25 बीसी में हुआ था, 326-25 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सिकंदर के आक्रमण के समय कुछ इतिहासकार भी उसके साथ आए थे, नियार्कस वगैरह। हालांकि उसके पूर्व से ही अगर आप देखेंगे तो हेरोडोटस के काल से, यानी 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से हम पाते हैं। हेरोडोटस जिसे आप जानते हैं कि उन्हें इतिहास का पिता भी कहते हैं, ग्रीक इतिहासकार थे, और उन्हीं के समय से व्यवस्थित रूप से इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई। तो हेरोडोटस के समय से यूनानी लेखक भारत के बारे में अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार करके छोड़ गए हैं। तो हम यूनानी लेखकों को 2 भागों में विभाजित करेंगे आगे अध्ययन में। एक तो सिकंदर के पूर्व के जो लेखक रहे जिन्होंने अपने विवरण छोड़े हैं, और दूसरे सिकंदर के पश्चात, यानी सिकंदर के आक्रमण के पश्चात जो लेखक आए। अगला चीज अगर आप देखें तो यूनानी लेखक, चूंकि यूनानी सभ्यता का भारत से बहुत प्राचीन काल से संबंध रहा और इस नाते इनका इंटरेस्ट भी रहा, हमारे यहाँ ट्रेड रिलेशन, कल्चरल रिलेशन यहाँ से जुड़े रहे, और इस नाते इनका एक कीन इंटरेस्ट भी भारत में रहता था, मतलब गहन रुचि भारत के मामलों में रखते थे। और जैसा कि आप जानते हैं प्राचीन काल से भारत सिरमौर हुआ करता था विश्व में, और इस नाते विश्व के तमाम सभ्यताओं का, देशों का भारत के प्रति एक विशेष हमेशा ध्यान आकर्षित होते रहता था। और इस नाते इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इंडिया के बारे में। कुछ तो ऐसे हैं कि उन्होंने वहीं बैठे बिठाए लिख दिया, और कुछ इनमें से हैं जो यात्री के रूप में भारत आए भी थे और उन्होंने आंखों से देखा, लोगों से जो सुना समझा उसके आधार पर लिखा। जैसे आप जानते हैं मेगस्थनीज का विवरण, मेगस्थनीज जो खुद एक राजदूत के रूप में सेल्यूकस के, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और यहाँ रहा, वर्षों यहाँ पर बिताया, और उसने जो कुछ देखा, जो कुछ समझ पाया, वो डॉक्यूमेंटेड किया इंडिका में, जिसके बारे में हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो जो विदेशी विवरणों में दूसरे महत्वपूर्ण विवरण आते हैं चीनी लेखकों के। चीनी लेखकों का जो भारत के साथ विशेष हो रहा, लगाव रहा, क्योंकि आप जानते हैं भारत का प्राचीन काल से चीन से संबंध रहा, विशेष करके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण। तो बौद्ध धर्म जब संचरित होना शुरू हुआ चाइना में, तो वहां के लोगों को एक आकांक्षा हुई कि हम उस महान धर्म की मूल भूमि को
उस महापुरुष बुद्ध की मूल कर्म भूमि को हम चल करके अपने आंखों से देखें और वहां से जो मूल धर्म ग्रंथ की प्रतियां हैं उनको ले आए। तो आप जानते हैं इस क्रम में दो महत्वपूर्ण चीनी लेखक हैं, यानी ओबियम की बात करेंगे हम लोग। इस क्रम में आप जानते हैं फाहियान और हुएनसांग सबसे अग्रणी रहे। तो चीनी लेखकों के बारे में बात करेंगे हम लोग, इसके अलावा इसी वगैरह की बात होगी। उसके अलावा अगर आप देखें तो तिब्बती लेखक भी महत्वपूर्ण भूमिका भारत के निर्माण, इतिहास के निर्माण में करते हैं। जैसा कि हम लोग बात किए चीन के साथ हमारा सांस्कृतिक संबंध रहा, वैसे तिब्बत के साथ हमारा बहुत गहन सांस्कृतिक संबंध था, क्योंकि आप जानते हैं कि तिब्बत चीन और भारत के बीच में पड़ता है और यहाँ पर चाइना से पहले बौद्ध धर्म का संचरण हुआ। तो हमारे यहाँ से विद्वान जाते रहे तिब्बत में और तिब्बत के विद्वान यहाँ आते रहे। और जैसा कि आप जानते हैं तिब्बती जो लामा लेखक हैं तारानाथ कंग्युर तंग्युर, उन्होंने लिखा है, उन्होंने काफी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट भारत के बारे में छोड़ गए हैं। तो विदेशी विवरणों को भी हम महत्वपूर्ण इतिहास के स्रोत के रूप में पाते हैं। हालांकि जब हम मेंस के बारे में बात करेंगे तब मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इतिहास निर्माण के स्रोतों से, तब ये हम वहां पर सम्यक विश्लेषण करेंगे कि किनमें क्या खामियां हैं, किनके क्या प्लस पॉइंट हैं। लेकिन अभी हमें एक इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ध्यान देना है कि किन्होंने कौन से विवरण दिए, कौन से ऐसे तथ्य दिए हैं इतिहास में जो कि बहुत ही इतिहास निर्माण में विशिष्ट महत्व रखते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हमें ध्यान में रखना है। आगे अगर देखा जाए तो पुरातात्विक साक्ष्य जो है यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ये बड़े महत्व के होते हैं। आर्कियोलॉजी या पुरातत्व एक ऐसी चीज है जो प्राचीन काल में या तो समय की उसमें धरती के नीचे दफन हो गए, बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे खोद निकाला, या आप देखेंगे ऐसे तमाम अभिलेख जो हैं या पुरानी हमारी धरोहरें जो हैं जिनमें अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शन यानी किसी पाषाण खंड पर लिखा हुआ, किसी दीवार गुफा पर लिखा हुआ, किसी ताम्रपत्र पर लिखा हुआ, ये विभिन्न प्रकार के अभिलेख जो उस समय तैयार होते थे, उन अभिलेखों का बड़ा महत्व है। अधिकांश अभिलेख जो है राजाओं द्वारा लिखवाए गए हैं और कुछ आप देखेंगे मंदिरों वगैरह पर भी मिलते हैं जो कॉमनर्स के हैं। तो ये अभिलेख महत्व रखते हैं। दूसरे हैं स्मारक या मोनूमेंट्स। स्मारक में जैसे आप देखें बड़े पैमाने पर अपने देश में मंदिर मिले हैं। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो स्मारकों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें हम लोग कहते हैं चैत्य और विहारों की। जो बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी संरचनात्मक शक्ति थी, बहुत बड़ी संरचनात्मक, शायद दुनिया में कोई इतना संरचनात्मक धर्म रहा हो। अगर दुनिया के पूरे धर्मों का इतिहास आप पढ़िएगा तो आपको खुद अचंभा होगा ये देख करके कि जो डेडिकेशन था, जो समर्पित बुद्धिस्ट थे कि उन्होंने पहाड़ों के अंदर गुफाएं बना बना करके अपने आराध्य को समर्पित किया, अपने उपास्य को समर्पित किया। और जैसा कि आप जानते हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं इसके लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसके अलावा अगर आप अफगानिस्तान की बात करें, बामियान की पहाड़ियों में, तो कहते हैं कि एक तरीके से पहाड़ को काट करके उसमें पूरा शहर बसा दिया गया था। हालांकि वो बहुत छत बिछत अवस्था में है, लेकिन इतिहास निर्माण की प्रक्रिया में उन्होंने बहुत महत्व दिया। वो बोलती हैं, बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलती हैं कि यहाँ बुद्धिज्म था। तो ये तमाम चीजें जो हैं इतिहास निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्मारक जिनमें कि हम लोग बात किए चैत्य और विहार, मंदिर, इनकी बड़ी भूमिका है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मंदिरों में मूर्तियां स्थापित हैं। कई सारी मूर्तियों पर भी कुछ लेख मिलते हैं। जैसे मथुरा से एक मूर्ति मिली, कनिष्क की मूर्ति मिली, जिसके जो पैरों वाला साइड होता है, जिसकी चबूतरे के ऊपर मूर्ति जो स्थापित की जाती है, उस पर लिखा हुआ कनिष्का। तो ये स्पष्ट हुआ कि ये मूर्ति कनिष्क की है। उस लेख से समझ में आया लोगों को। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो मोनूमेंट या स्मारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इतिहास के निर्माण में निभाते हैं। खास करके एक तो इससे जो हमारे आर्किटेक्चर का विकास क्रम है उसके बारे में पता चलता है। दूसरा, उस समय का मटेरियल कल्चर या भौतिक संस्कृति कैसी रही, उन लोगों के आचार विचार कैसे रहे, जो विभिन्न प्रकार के धर्म के विभिन्न रूपों का निदर्शन है वो भी यहाँ देखने को मिल जाता है। जैसे आप अजंता एलोरा में जाएंगे तो उन स्मारकों में
बड़ी मात्रा में पेंटिंग्स मिले, खास करके अजंता में। तो उन चित्रों में बहुत कुछ इतिहास छिपा हुआ है। उस समय का रंग संयोजन, उस समय की वेशभूषा, उस समय का जो विशिष्ट प्रकार के जो ज्वेलरीज हैं और तमाम पहनावे हैं, हेयर स्टाइल है, बहुत सारी चीजों के बारे में हमें वहां से अध्ययन करने के लिए साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा अगर देखें मुद्राएं या कॉइन्स, सिक्कों का बड़ा महत्व। मुद्रा शास्त्र एक इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण विधा है। मुद्राएं अगर भारत में देखा जाए तो सुव्यवस्थित ढंग से मुद्रा निर्माण की जो परंपरा शुरू हुई है, हालांकि निष्क और शतमान के रूप में इसको आप पाएंगे वैदिक काल में, लेकिन व्यवस्थित ढंग से जो पहली मुद्रा है जिसको वास्तविक मुद्रा के रूप में हम देखते हैं, वो पहली मुद्रा आई पंचमार्क कॉइन या आहत सिक्के 6th सेंचुरी बीसी में, यानी बुद्ध के काल में पहली बार सिक्के बने। चांदी और तांबे के सिक्के बनना आरंभ हुए थे। हालांकि कुछ सिक्के आहत मिल जाते हैं, सोने के भी मिलते हैं, स्वर्ण के भी मिलते हैं, लेकिन मूल रूप से चांदी और तांबे के हैं। आहत सिक्के जो हैं वो बेसिकली बनाने की विधि के नाते आहत कहलाते हैं। पंचमार्क कॉइन, आहत का मतलब ये हुआ सिक्का बनाने के लिए निश्चित भार का एक चांदी का टुकड़ा या तांबे का टुकड़ा काट लिया जाता था, उसे किसी बेस पर रख करके, और एक ऐसे उससे आपने पोस्ट ऑफिस में देखा होगा टिकट पंचिंग करते हुए जो मुहर होती है उसकी एक हैमर होता है, उस पर आप देखते हैं कि चिन्ह बने होते हैं, उस पर राज चिन्ह बने होते हैं, या उस समय तो श्रेणियां भी अपने सिक्के चलाते थे, उनके चिन्ह होते थे। और वो मेटल रख करके, चांदी का वो टुकड़ा रख करके या तांबे का टुकड़ा किसी मजबूत आधार पर रख करके जोर से उस पर हिट किया जाता था, और इस तरीके से वो छाप बन जाता था, मुद्रा छाप उस पर अंकित हो जाता था। इस प्रोसेस को पंचिंग कहा जाता है। जैसे आपने टिकट पंचिंग होते हुए देखा होगा, जोर से ठप्पा मारता पोस्टमैन, तो वैसे ही पंचिंग करके बनाया जाता था। यानी हम सांचे में ढले हुए सिक्के बनाना भी नहीं जानते थे। यानी शुरुआती समय में भारत में अगर आप देखेंगे तो कुछ 100 वर्षों तक आप देखेंगे, लगभग 2nd सेंचुरी बीसी में, हम बात कर रहे हैं 6th सेंचुरी बीसी में जो मुद्रा कला भारत में शुरू होती पंचमार्क कॉइन के रूप में, लेकिन जो पहले मिंटेड कॉइन है वो 2nd सेंचुरी बीसी में, यानी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में इंडो ग्रीक शासकों ने, हिंद यूनानी शासकों ने भारत में पहली बार मिंटेड कॉइन यानी मेटल को पिघलाकर सांचे में डालकर सुडौल सिक्के बनाने का काम शुरू किया, और यहीं से लेख युक्त सिक्के आने लगे। आहत सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता था, तो यहाँ से सिक्के बनाने की परंपरा शुरू हुई। अभी हम लोग क्रमशः बात करते हैं इनके कि कैसे मुद्राओं पर जो लेख होते हैं, मुद्राओं पर जो चिन्ह होते हैं, मुद्राओं में जो मेटल का इस्तेमाल हुआ, मुद्राएं कहाँ तक पाई गई, ये अपने आप में बहुत सारे इतिहास निर्माण के साक्ष्य समाहित किए हुए होते हैं। जैसे जिन इलाकों में मुद्राओं का ज्यादा प्रसार है तो माना जाता है कि उस राजा का वो ही अधिकार क्षेत्र था। आपने भी सुना होगा, डायलॉग बोला जाता है, उनके नाम पे तो सिक्के चलते हैं। सिक्कों का चलाना उसकी सॉवरेंटी का द्योतक था, तो उसके साम्राज्य को चिन्हित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तो मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो भारतीय इतिहास के निर्माण में इन तमाम स्रोतों का बहुत महत्व होता है। अब आइए थोड़ा हम लोग ब्रीफिंग में डिटेल में बात करें। हालांकि समयाभाव में और बहुत उपयोगिता भी इसकी नहीं है, बहुत माइनर डिटेल में मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ, थोड़े इसके और बेहतर डिटेल आपको व्यवस्थित ढंग से नोट्स में मिल जाएंगे, जो आप ध्यान दीजिएगा। इधर ये टेलीग्राम का जो वो है आपका साइट, उसका आप नोट करिएगा और वहां से आपको ये मैटर मिल जाया करेंगे क्रमशः। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कि इतिहास निर्माण के स्रोत कौन कौन से हैं। पहला हम लोग बात करें धर्म ग्रंथों। जैसा कि हमने बात किया कि धार्मिक विषय ही इनके मूल है, लेकिन चूंकि धर्म हमारे यहाँ बड़ी व्यापक मात्रा रखता है, यानी लौकिक और पारलौकिक दोनों विषयों को समाहित किए हुए है, इस नाते धर्म ग्रंथों में हमारे लोक जीवन और परलोक जीवन दोनों के विवरण मिलते हैं, और इस नाते इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इनमें अगर हम लोग ब्राह्मण धर्म ग्रंथ की बात करें, तो अगर हम लोग ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के संदर्भ में अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि पहला जो धर्म ग्रंथ हमारा है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जैसा कि माना जाता है कि वेद का मतलब होता है ज्ञान, और ये परा ज्ञान के रूप में, यानी कहा जाता है ये ईश्वर प्रदत्त है, मानव द्वारा सृजित नहीं है। लेकिन इनका जो ज्ञान हुआ वो
ऋषियों को हुआ, कुछ ऋषियों को, और उन्होंने ही उसका संकलन किया। तो इस नाते आप देखेंगे कि ये जो इसमें मंडल है, 10 मंडल, जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, उसमें से दूसरे से लेकर 7वें मंडल जो हैं, जो इसके मूल खंड है, बाद में छेपक जोड़े गए, बाद में डोज जोड़े गए, तो दूसरे से 7वें तक जो मंडल हैं उनको गोत्र मंडल भी कहते हैं, क्योंकि कतिपय ऋषियों के गोत्र के लोगों ने, उनके वंशज के लोगों ने ही उनको संकलित किया, उन्हीं को ज्ञान मिला और उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा में लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो जैसा कि आप जानते हैं 1500 बीसी में इसका संकलन कार्य आरंभ हुआ था और 1000 बीसी तक के अंतर साक्ष्य इसमें मिलते हैं। यानी जो इतिहास का हमारा ऋग्वेदिक काल है, ऋग्वेदिक काल के इतिहास के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उसमें आप देखेंगे 3 चीजों की बड़ी भूमिका है ऋग्वेदिक काल के इतिहास के निर्माण में। एक तो ऋग्वेद के अंतर साक्ष्य, दूसरा आप जानते हैं कि उस समय जो बर्तन चलते थे मिट्टी के, उनको हम कहते थे ऑकर कलर पोट्री, यानी गेरुमर्डी निधुभान, जिसको हम कहते हैं ओसीपी, यानी एक बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी के मिट्टी के बर्तन थे जो इस काल के लोगों ने प्रयोग में लाया था, तो वो साक्ष्य। और तीसरा आप देखेंगे कॉपर होट्स, यानी ये लोग ताम्र का प्रयोग कर रहे थे, ताम्र प्रयोगता संस्कृति थी प्रारंभ में की, इनको मिला करके हम इतिहास का निर्माण करते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में सबसे पहले आते हैं वेद। वेद जैसा कि है, वेदों का जो प्रथम भाग है उसको हम संहिता के नाम से जानते हैं। वेद 4 हैं जैसा कि सभी को विदित है। पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है वो ऋचाओं का संकलन है। इसमें अगर आप देखेंगे तो उस समय के, खास करके अगर आप देखें तो जो आर्य कबीलाएं हैं और अनार्य कबीले हैं, उनके मध्य कैसे द्वंद्व चल रहा, कैसे संघर्ष चल रहा, इनका विवरण इसमें डिटेल में मिलता है। तो ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा धर्म ग्रंथ जो आया वो है सामवेद। साम का मतलब होता है गायन। देवताओं की स्तुति में गेय मंत्र हैं, जिनमें से जो मूल वो हैं वो आए हुए हैं ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और कुछ इसमें नए जोड़े गए हैं। सारा जो है वो गेय है, यानी ये कैसे होंगे, पद्यात्मक है पूरी तरीके से। तो ये दूसरा ग्रंथ हुआ सामवेद। सामवेद चूंकि इसमें गायन की परंपरा शुरू हुई, इसी नाते ये भी प्रश्न बनता है यहाँ से कि सामवेद से ही भारत में जो म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक की शुरुआत होती, भारतीय संगीत की शुरुआत होती है, वो मूलतः उसकी शुरुआत कहाँ से जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है सामवेद से। तो सामवेद में देवताओं की स्तुति के लिए गेय मंत्र होते थे। हालांकि यहाँ मंत्रों में अभी कोई कर्मकांडी जो नहीं कहा जाए सुपर नेचुरल पावर जैसी चीजें अभी नहीं मानी जाती थी। स्तुति पाठ है मूलतः इसमें, तो बड़े कोई जटिल टाइप के मंत्र नहीं है। स्तुति पाठ के लिए इसमें सिंपल से है, जो देवताओं को खुश किया जाता था ताकि उनको धन्य दान से, पशुओं से पूर्ण बनाए। तीसरा ग्रंथ जो है, आप जानते हैं कि ऋग्वेदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल में 3 धर्म ग्रंथों का प्रणयन हुआ और ये धर्म ग्रंथ हैं सामवेद, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा अथर्ववेद। इन तीनों ग्रंथों में 1000 बीसी से लेकर के और 600 बीसी तक के इतिहास का हमें डिटेल विवरण मिलता है। यानी ऋग्वेद काल के बाद के जो कालखंड हैं 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, उनके जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, उनके वो ऐतिहासिक साक्ष्य हम पाते हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में। सामवेद के बाद यजुर्वेद की रचना होती है और यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में मिलता है। दूसरी विशेषता यह है यजुर्वेद की कि यजुर्वेद यज्ञ कर्मकांडों की, यहाँ ये ध्यान देना है कि उत्तर वैदिक काल में, हम लोग हालांकि वैदिक पीरियड में डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल में जो देवताओं की स्तुति के जगह पर यज्ञों की महत्ता ज्यादा बढ़ गई, यानी कर्मकांडी यज्ञ ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए और उनका बड़ा एक जटिल प्रकार से संपादन होता था, एक लंबी प्रक्रिया होती थी और उसके लिए विशेषज्ञ ब्राह्मणों की जरूरत होती थी और इन्हीं चीजों का विवरण मिलता है यजुर्वेद में। यजुर का मतलब होता है यज्ञ, यज्ञ के संपादन से जुड़ा हुआ जो वेद है वो है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में दिया गया है यज्ञ के विधि विधान, यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण, जैसा कि आप जानते हैं 16 सूत्र में
मिलेगा आगे कि कैसे यज्ञ विधियों का निर्माण किया जाए। तो इन तमाम चीजों का विवरण हमें मिलता है यजुर्वेद में। यानी यजुर्वेद जो है वो ज्यादा कर्मकांडीय नेचर का है। अगला जो वेद है अथर्ववेद है। पहले जो 3 वेद हैं इनका याज्ञिक महत्व था, लेकिन अथर्ववेद जो चौथा वेद है सबसे बाद में लिखा गया, इस वेद पर आप देखेंगे आर्य और अनार्य दोनों परंपराओं का प्रभाव दिखाई देता है और इसका कोई याज्ञिक महत्व भी नहीं था। यानी यज्ञों के संपादन के समय अथर्ववेद का पाठ नहीं होता था, केवल 3 वेदों का पाठ होता था, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद में आप देखेंगे तमाम टोटके, टोने और सम्मोहन, इसके अलावा अगर आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के बारे में, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि वगैरह के बारे में विवरण मिलेगा। क्योंकि वनस्पतियों के बारे में बहुत डिटेल विवरण मिलता है, यानी भारतीय वनस्पति शास्त्र के लोग जो हैं यहाँ से बहुत ज्यादा मदद पाते हैं जब भारतीय वनस्पतियों का अध्ययन करना होता है। और दूसरा आप देखें इन वनस्पतियों का जो इनमें से तमाम वनस्पतियां हमारे लिए जो तमाम प्रकार के रोगों के उन्मूलन के लिए यानी रोगों के समाधान के लिए उनका महत्व था, तो उनका हम कैसे प्रयोग करें, इन चीजों के बारे में विवरण अथर्ववेद में मिलता है। और इसी नाते कहा जाता है अथर्ववेद ही भारत में आयुर्वेद का जनक है। आयुर्वेद जिसमें जड़ी बूटियों के माध्यम से विभिन्न रोगों का निदान किया जाता है या स्वास्थ्य वर्धन किया जाता है, ये आयुर्वेद कहलाता है। तो आयुर्वेद मूलतः कहाँ से निकला? अथर्ववेद से निकला। यहाँ ध्यान रखना है कि आर्य और अनार्य दोनों प्रकार की परंपराएं इसमें एक साथ देखने को मिलती हैं और यहाँ पर इसका याज्ञिक महत्व नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखें कि 4 वेदों के बाद, जिनको हम संहिता वाला भाग कहते हैं, इसके बाद इनके अगले खंड जो हैं उनको हम कहते हैं ब्राह्मण साहित्य। यानी जो अगला साहित्य रचना हुई वो ब्राह्मण साहित्य। ब्रह्म यज्ञ से, यहाँ ब्रह्म का तात्पर्य यज्ञ है। यज्ञ संपादन के लिए जो कर्मकांडों के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया, यानी उनके कर्मकांड क्या है, कर्मकांडों की महत्ता क्या है, किसके क्या फल मिलेंगे, इन तमाम चीजों का विवरण जो मिला वो ब्राह्मण साहित्य में मिला। यानी ब्राह्मणों में यज्ञ को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। यानी भवसागर पार करना तो यज्ञ का रास्ता होगा, तो यहाँ पर ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में यज्ञ कर्मकांडों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। इनके अगला खंड यानी जो ब्राह्मण साहित्य है उसका जो अगला खंड है उसे हम कहते हैं अरण्यक। अरण्य का मतलब होता है वन। वनों के एकांत में बैठ करके ऋषियों ने जिस साहित्य का सृजन किया, ब्राह्मणों के बाद जो क्रम में आते हैं, उस साहित्य में आप देखेंगे अरण्यक आते हैं। उस साहित्य को हम अरण्यक कहते हैं। अरण्यकों में जो यज्ञ कर्मकांड है उससे अध्यात्म की ओर बढ़ा गया। यानी ये कहा गया कि यज्ञ कर्मकांड ही पर्याप्त नहीं है भवसागर से पार जाने के लिए। और यहाँ आप जानते हैं कि इन्हीं जो आध्यात्मिक विकास का दौर है, जैसे आप देखेंगे जब भी सोसाइटी आगे बढ़ती है, मेच्योरिटी लेवल उसका बढ़ता है, तो आप देखेंगे कर्मकांड से अध्यात्म की ओर समाज जुड़ता है। तो जब हम अरण्यकों की अंतर साक्ष्यों का अवलोकन करते हैं तब हम पाते हैं कि उनमें विपथन दिखाई देता है, यानी कर्म कांड से आध्यात्म की ओर। यानी अगर आप देखें तो जहां ब्राह्मणों में कर्म कांड है, वहीं अरण्यकों में कर्म कांड के साथ साथ आध्यात्म आ जाता है और आध्यात्म की चरम परिणति हमें मिलती है जो वेदों के अंतिम भाग हैं, जिन्हें हम उपनिषद भी कहते हैं या वेदांत कहते हैं। वेदों का अंतिम हिस्सा होने के नाते उसे हम क्या कहते हैं? वेदांत। वेदांग नहीं, वेदांग अलग साहित्य है जो ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। वैदिक साहित्य के बाद, इनकी वैदिक काल के बाद रचना हुई है, काफी बाद में रचना हुई है, उन्हें वेदांग कहेंगे। आगे हम उसको प्रकाश डालेंगे। तो वैदिक साहित्य में मूलतः कौन आएंगे? 4 वेद आएंगे। उसके बाद में उन वेदों के ब्राह्मण आएंगे, उसके बाद में उनके अरण्यक आएंगे, क्रमबद्ध लिखे गए हैं, और उसके बाद में उनके उपनिषद आएंगे। उपनिषदों का मूल विषय है आध्यात्म, यानी ज्ञान मार्गी। जहां यहां आप देख रहे हैं
कि बाकी के जो ग्रंथ हैं वहाँ कर्मकांडों पे ज्यादा जोर दिया गया है, जबकि यहाँ कहा गया, जैसे मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ टूटी फूटी नौका के समान है, उससे भव सागर हम पार नहीं कर सकते हैं। इस नाते हमें आध्यात्मिक चिंतन मनन यानी ज्ञान के माध्यम से हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। यज्ञ हमारी मदद वहां पर नहीं कर सकती, वैसे ही जैसे भव सागर पार करने में टूटी फूटी नौका हमारी मददगार नहीं होती है। तो ये वैदिक साहित्य में अगर हम लोग देखें तो 4 चीजें आई, ब्राह्मण, उसके वेद जो संहिता खंड हुआ, उसके बाद में ब्राह्मण, उसके बाद में उनके अरण्यक, और लास्ट उनका हुआ उपनिषद। और आप देख रहे हैं उपनिषद चूंकि अंतिम भाग है, इसी नाते हम इनको वेदांत कहते हैं। और इस प्रकार अब इनकी जो डिटेल है माइन्यूट की किस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, समय अभाव के नाते मैं उसकी डिटेल में यहाँ जाना नहीं चाहूंगा, बहुत उचित भी नहीं होगा। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट लीजिए, आगे जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें इसकी डिटेल आपको दिए जाएंगे कि इनमें कौन कौन से अंतर साक्ष्य शामिल हैं। तो ब्राह्मण साहित्य में अगर हम लोग देखें ब्राह्मण ग्रंथों में, तो ब्राह्मण ये वेद वैदिक साहित्य के बाद में, वैदिक साहित्य के बाद अगर हम लोग देखें तो इसके बाद में आ जाते हैं वेदांग। वेदांग जो है 6 है वेदांग। वेदों का सम्यक निर्वचन कैसे हो, वेदों के हम अर्थ जो भावार्थ कैसे निकालें, वेदों के जो हम हैं उनके वेदों के हम शब्दों के सही सही मतलब कैसे निकालें, इनको हम जो है वेदांगों से समझते हैं। तो वेदांग मूल रूप से अगर देखा जाए तो वैदिक साहित्य जो कि 600 BC तक लिखा गया उसके बाद आते हैं, और ये 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ठीक है, ज्योतिष। तो ये सारे मिला करके 6 वेदांग जो हैं, इन 6 वेदांगों में हमें मिलता है कि कैसे वैदिक साहित्य का निर्वचन किया जाए, और वैदिक साहित्य में हम कैसे उनके जो वेदों जो यज्ञ हैं उनके संपादन का सही समय कैसे हो, जैसे ज्योतिष बताता है हमें, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल जो टेलीग्राम में आपको मटेरियल मिलेगा उसमें हम एक एक चीजों पर डिटेल देंगे आपको संदर्भ। इसके बाद में अगर आप देखें तो ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं इनमें आ जाते हैं, इसके बाद में कुछ महाकाव्य आते हैं। महाकाव्यों में आप जानते हैं रामायण और महाभारत 2 का विशेष महत्व है। हालांकि आप जानते हैं कि गाथाएं हैं एक तरीके से, और ये पूर्णतः ऐतिहासिक साक्ष्य तो नहीं रखते हैं, लेकिन अगर हम इनका सम्यक अवलोकन करें तो इसमें एक चीज दिखाई देता है कि क्रमबद्ध तरीके से इसमें हमें सामाजिक विकास प्रक्रिया का जो एक निदर्शन हमें साफ साफ वहां पर दिखाई देता है। तो इनको हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि रामायण और महाभारत नितांत रूप से अगर देखें तो ये इतिहास निर्माण में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाते हैं, ठीक है। इनके तुलना में अगर आप देखेंगे तो पुराणों में अपेक्षाकृत ज्यादा साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं। आप जानते हैं कि 18 पुराण हैं, और इन पुराणों को ऐतिहासिक संदर्भों के साथ लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर क्रम विसंगति मिलती है। अब क्रम विसंगति क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे देश में जो पुराणों के लिखने का उद्देश्य था वो उपदेशात्मक था। उपदेशात्मक मतलब जैसे हम कोई नैतिक शिक्षा देने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि उससे समाज को एक दिशा मिलेगी, समाज को मूल्य मिलेगा, और समाज उस दिशा और मूल्य को लेते हुए आगे बढ़ेगा। तो जो उनका प्रयोजन था वो मूल रूप से ये था कि जो लोक जीवन है उसको कैसे ज्यादा नैतिक और ज्यादा धार्मिक बनाते हुए हम जो हमारा अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना, हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे यहाँ इस नाते ट्रू हिस्ट्री अभी नहीं लिखा गया। हमारे यहाँ इतिहास जो लेखन की परंपरा जैसा कि पश्चिम में रही वैसी परंपरा भी नहीं प्रचलन में आई थी, उस तरीके सुव्यवस्थित इतिहास लेखन की। लेकिन पुराणों में तमाम अंतर साक्ष्य हमें ऐसे मिलते हैं, जैसे आप देखें कि मत्स्य पुराण जो है वो हमारे पुराणों में सबसे पुराना माना जाता है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 4वीं शताब्दी BC के आसपास से यहाँ पर जो साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं, उनके इतिहास में लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये। अंतिम रूप से अगर देखें तो जो पुराणों का अंतिम संकलन होता है
वो गुप्त काल में होता है। तो पुराण अंतिम रूप से कब संकलित हुई? गुप्त काल में संकलित हुए। जैसा कि हम जानते हैं गुप्त काल जो है भारत में जो लिटरेरी डेवलपमेंट रहा, साहित्यिक विकास रहा, उसका स्वर्ण काल माना जाता है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर कार्य हुआ और तमाम चीजों को यहाँ पर जो तमाम हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ रहे हैं उनको अंतिम रूप से यही संकलित करने का काम किया गया। तो इस तरीके से जो हमारे पुराण है जिनकी संख्या 18 है, वो इतिहास निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो चाहे सातवाहनों का इतिहास निर्माण करना हो, चाहे गुप्तों का इतिहास निर्माण करना हो, तो इसमें पुराणों की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। हालांकि पुराणों को इस रूप में लिखा गया है कि जैसे लग रहा है कि वो पहले से देख रहे हैं। तो पुराण कहा गया कि आगे फ्यूचर में ये होने वाला, इस रूप में उसको बताया गया है कि आगे एक राजा होगा, वो इस नाम का होगा, वो उसकी ये उपलब्धियां होंगी, उसके बाद उसके बच्चे आएंगे, मतलब उसका उत्तराधिकारी आएगा, फिर उसके बाद कौन उत्तराधिकारी बनेगा, उनके बारे में इस तरीके से क्रमबद्ध टेक्स्ट दिया गया है इसमें। तो हालांकि लिखे बाद में गए हैं, लेकिन इनको ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये उस इतिहास के निर्माण से पहले लिखे जा चुके हैं। इस नाते यहाँ पर कई जगहों पर आपको कुछ विसंगतियां भी देखने को मिलती हैं, जिनको हमें अन्य प्रमाणों से दुरुस्त करना होता है, करेक्ट करना होता है। तो ये इन विसंगतियों के साथ हमारे जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ हैं उनमें इतिहास निर्माण के लिए अंतः साक्ष्य भी हैं और कहीं कहीं पर हमें यहाँ पर विसंगतियां भी दिखाई देती हैं, जिनको हमें करेक्ट करना है। तो इनको हम लोग देखते हैं। इस नाते कहा जाता है कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो है वो इतिहास निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसके बाद में हम लोग लेंगे अगला बौद्ध धर्म ग्रंथ। इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।